नमस्कार जनरल साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। आपके ऑडियंस को भी और आपको भी। सर, 1963 में ये शख्स गांव वैली जो है ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दी, जबकि भारत का हिस्सा था। लेकिन अब जाकर इस पर चाइना और भारत आमने-सामने क्यों आ गए हैं? अब भारत ने क्यों कहा कि 1963 का समझौता हमको मंजूर नहीं है? ये पूरा मामला दरअसल क्या है, मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे। अ, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन इतना भी टेढ़ा नहीं है कि इसका जवाब ना दिया जा सके। तो मैं एक मैप से पहले समझाऊंगा कि ये चीज़ कहाँ पर है, कैसे है, ये ज़मीन का टुकड़ा किस तरफ है, कैसे है, इसकी महत्वता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके सामने ये जो मैप दिख रहा है हमारे ऑडियंस को, ये एक ऐसे इलाके का मैप है, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये मैप ऑफ द लाइन्स है, यानी ये लकीरों का मैप है, तो गलत नहीं होगा। जो आप दाहिनी तरफ मैप के देखेंगे जहाँ पे मैंने लिखा है इंडियन टेरिटरी अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन, वो अक्साई चिन्ह है। तो वो जो भारत का जो दाहिने वाला हिस्सा है, जो हमेशा भारत के नक्शे में दिखता है, उसका एक काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है वो अक्साई चिन्ह है, जो कि चाइना के कब्जे में है। 1962 की लड़ाई के बाद एक लाइन वहाँ फिक्स हुई, जिसको कि इस समय मैंने वो लाल लाइन से दर्शाया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी के ऊपर हमारी आपस में भिड़ंत होती रहती है। गलवान भी आप देखेंगे बीच में लिखा होगा, गलवान वैली। ये भी ये एक लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट था इसमें। अदरवाइज इसके ऊपर जाएंगे तो देप्सांग का भी फ्लैश पॉइंट आएगा, देप्सांग प्लेन्स का। फिर और उसके ऊपर जाएंगे जहाँ लाल लाइन थोड़ा सा पहले काराकोरम पास भी है, जो कि अपने आप में एक सबसे ऊंचा पास है उस इलाके में। और उसके ऊपर जो है अभी वो भारत के पास है, वो भारत के कंट्रोल में है। तो वो बहुत ज़रूरी है, और वो सियाचिन और ईस्टर्न लद्दाख के बीच में एक तरह से लिंक है। अब उसके बाएं जाएंगे तो एक ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा होगा, हम्म। ग्रे कलर, वो है जी। सियाचिन। अब ग्लेशियर। सियाचिन सियाचिन भारत का हिस्सा है, इसमें भारत ने ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन था कि जो जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल, अब लाइन ऑफ कंट्रोल आती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये इलाका जो है पाकिस्तान के सामने था। तो जब लाइन ऑफ कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन किया जा रहा था, तो एनजे 9842 एक पॉइंट है, वहां से इस लाइन के बारे में डिस्प्यूट शुरू हो गया है। तो हमने क्या किया, उस डिस्प्यूट को बड़ा रूप देने से पहले ही पहले जाके हमने ऑक्यूपाई कर लिया। तो पाकिस्तान ने उसके लोअर रीचेस में आकर के हमारे सामने बैठ गए हैं। तो यहाँ पर भी एक तरह से आमने सामने की स्थिति है सियाचिन में, लेकिन हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि सियाचिन जो है हमारे कब्जे में है। अब सियाचिन क्योंकि हमारे कब्जे में है, इसलिए चाइना और पाकिस्तान का जो मिलाप होना चाहिए, उसके बीच में हमने एक वो डाल दिया है, अपना क्या बोलते हैं, एक अपने आप को डाल दिया है। लेकिन इसका घाटा भी ये है कि चाइना और पाकिस्तान हमको दोनों तरफ से तंग कर सकते हैं। अब 1963 में पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स थे, हम्म। उनको लगा कि किसी तरह से चाइना को इस इलाके में डाल दें, अपने पीओके के इलाके, या जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं पीओजे के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जो गिलगित बाल्टिस्तान के और जो हम लोग बोलते हैं जेएनके, जो लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, ये सब मिला करके एक ही था। ये महाराजा हरी सिंह का पूरा स्टेट थी ये। अब इसके कई टुकड़े बन गए महाराजा हरी सिंह स्टेट के, क्योंकि हमने जो 1947-48 में जो लड़ाई लड़ी थी, उसको हमने ये जो जहाँ नीली लाइन दिख रही है वहीं पे आके रोक दिया था। इसकी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान उन्हीं के पास, नहीं तो अगर हम स्कार्दू पकड़ लेते उस टाइम पे, तो ये गिलगित बाल्टिस्तान का जो बड़ा सा आपको इलाका दिख रहा है, जहाँ पे मैंने पीओजे के लिखा है, वो जी। हमारे कब्जे वो हमारे कब्जे में होता। खैर, बात गई, वो तो पुरानी बात हो गई। अब हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहते हैं। इसी के राइट साइड में अगर आप देखेंगे, एक सक्सगाम वैली है लिखा हुआ हम्म। है, क्योंकि जी। मैंने सर्कल किया है, नीले से एरो हम्म। लगाई है। अब जी। ये सक्सगाम वैली जो है, इसको उन्होंने क्या किया, चाइना एक रोड बनाना चाहता था पाकिस्तान के साथ। तो उन्होंने इस अक्साई चिन होते हुए
तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें सियाचिन तो बहुत ऊंचा है, वहां रोड बन नहीं सकती है, तो ये वाला इलाका उनके लिए कंपल्सरी हो गया पाकिस्तान से मिलाप करने के लिए। तो इस हाईवे को बनाने के लिए उन्होंने सक्सगाम वैली का जो इलाका था पाकिस्तान से ले लिया है और पाकिस्तान ने इसको सीड कर दिया, यानी कि 1963 में बोला ये आपका इलाका है। अब इस सीडिंग के बारे में भी कई सारे पहलू हैं। पहली बात तो क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, इसलिए हम इस जमीन के टुकड़े की लेन देन को हम इलीगल मानते हैं, यानी कि भारत इसको इलीगल मानता है। उन्होंने क्या किया उस जमाने में, क्योंकि चाइना ने अभी अभी लड़ाई लड़ी थी, तो चाइना अपने आप को भारत से ताकतवर समझ रहा था। तो लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि जब ये एग्रीमेंट हुआ, तब उस एग्रीमेंट में लिखा कि भाई हमने इसको आपको दे दिया है, लेकिन अगर कश्मीर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है तब इसको हम दोबारा देखेंगे। तो यानी कि इस पे एक डाउट बना हुआ है कि ये कश्मीर की प्रॉपर्टी, सॉरी चीन की लैंड है या भारत की लैंड है। अभी फिलहाल अगर आप कागजों से जाएं तो ये भारत की जमीन है। जैसे गिलगित बाल्टिस्तान भारत की जमीन है, पीओजे भारत की जमीन है, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये भारत का जमीन है। ये जो आपको बड़ा वाला शेर जैसा मुंह दिख रहा है, ये पूरा का पूरा भारत का हिस्सा है। इसीलिए मैं ये भी बोलता हूं कि अगर हमें कोई एक्शन लेना है जिसमें हमें कोई इलीगैलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वो है पीओजे के। पीओजे को ले लो आप, उसमें अंतरराष्ट्रीय वो भी नहीं लगेगा आपके ऊपर, क्योंकि ये इलाका हक हमारा है इसके ऊपर। महाराजा हरि सिंह की स्टेट ने ये हमको एक तरह से साइन किया था कि भाई ये आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं जिसको, तो कायदे से सारा जमीन हमारी है। तो अगर हम कोई भी एक्शन लेते हैं अपनी जमीन को लेने के लिए, हम सोवरेनिटी किसी की नहीं तोड़ रहे हैं, जैसे कि अमेरिका वगैरह कर रहे हैं। वो वेनेजुएला में घुस गए, उन्होंने वेनेजुएला की सोवरेनिटी के ऊपर हमला किया। हम ऐसा कुछ नहीं, हम अपनी जमीन ले रहे हैं। वो तो हो गई बात। अब लेकिन हकीकत ये है कि इसमें कुछ हिस्सा चाइना के पास है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है। इस चक्कर में ये पूरा का पूरा जो इलाका है जम्मू और कश्मीर का, मैप कभी भी आपको नेट पर सही नहीं मिलेगा। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो ये जहां जहां मैंने वो लगाए हैं ना, ये मार्कर्स लगाए हैं UTJN के वगैरह, ये सारे के सारे मैंने बैठ करके लगाए हैं ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ कहाँ कैसे डिस्प्यूट है। ये पूरा का पूरा इलाके पे। सर हाँ एक जी, चीज बोलिए। समझाइए, इसमें जो एक दिखा रहे हैं हम इंडियन टेरिटरी अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन और उधर दूसरी तरफ हमारा पीओजे के, ये सारा का सारा हिस्सा तो हमारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कैसे सर ये इनको दे दिया चाइना को? ये भी तो सब कुछ कितना घालमेल हुआ है, और इस घालमेल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? कैसे आगे से आगे चाइना और पाकिस्तान के बीच लेन देन होता रहा? देखिए, जैसे आप स्कार्दू हम लोगों ने कैप्चर नहीं किया 47 में, ठीक है, हमारे ट्रूप्स कारगिल में आके रुक गए। अब उसके ऊपर का इलाका तो पूरा पाकिस्तान के कंट्रोल में था, तो पाकिस्तान ने एक इलीगल तरीके से चाइना को इस इलाके में एंगेज करने के लिए, और चाइना का इंटरेस्ट था कि वो अपना जो सिंजियांग प्रोविंस है उसको पाकिस्तान से कनेक्ट कर दे। ये उन्होंने उनसे जमीन मांगी, पाकिस्तान ने इसको दे दिया, और एक शर्त छोटी सी रख दी दुनिया को बरगलाने के लिए कि भाई जब कश्मीर का मैटर रिजॉल्व होगा तब इसको हम दोबारा देख लेंगे। अब बात यह है कि कश्मीर का मैटर कैसे रिजॉल्व होगा? कश्मीर का मैटर तो एक ही तरीके से रिजॉल्व होगा, या तो पाकिस्तान बोल दे कि हाँ भाई ये भारत का हिस्सा है, या फिर पाकिस्तान भारत जो है लड़के ले, या फिर भारत कुछ ऐसी सिचुएशन वहां पे करे। कई तरीके होते हैं, ग्रे जोन वॉर और इस तरह की कई, जैसा पाकिस्तान हमारे ऊपर कर रहा है हम उसके ऊपर भी तो कर सकते हैं। उस तरह की लड़ाई लड़ करके, शुद्ध शुद्ध युद्ध जिसको बोलते हैं, उस तरह का युद्ध लड़ के हम पीओके को अपने हिस्से में कर लें या पीओजेके को अपने हिस्से में कर लें। तो इसके ऊपर कई दिनों से रिसर्च वगैरह चल रही है कि क्या करा जाए, कैसे किया जाए, क्या मिलिट्री रास्ता ही एक ही रास्ता है या और कोई रास्ते हैं जिस तरह से हम इस पूरे इलाके को कंट्रोल में कर सकें, जिसमें पूरा शामिल होगा, पीओके भी शामिल होगा, गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल होगा और सक्सगाम वैली भी शामिल होगा। ये पूरा का पूरा इलाका अगर पहले जो था
पीओके के नाम से जाना जाता, पीओजेके के नाम। ये अलग अलग नहीं थे, ये पाकिस्तान ने बीच में गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग कर दिया, और नीचे वाला जो हिस्सा है जो हमारे एलसी के सामने, श्रीनगर के सामने, रजौरी पुंछ के सामने है, उसको उन्होंने आजाद कश्मीर का नाम दे दिया था। आप पर समझ सर रही हैं? तो इन्होंने सर इन्होंने एक इलाके से 3 प्रोविंस तो नहीं, 3 अलग अलग हिस्से बना दिए। सर अगर हम लोग पीओजेके के लिए लड़ते हैं पाकिस्तान के साथ, तो हमको चाइना के साथ इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा, ये जो इंडियन टेरिटरी अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन है, फिर तो उधर भी तो हालात होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तभी चाइनीज जो स्पोक्स पर्सन है, माओ जिन या कुछ नाम था उसका, उसने बोला इट इज अ चाइनीज प्रॉपर्टी एंड देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। अब इस तरह की स्टेटमेंट ये पहली बार आई है चाइना की तरफ से, और ये अच्छे आसार नहीं है। क्या बोलते हैं, भारत के जो रिश्ते चाइना से सुधर रहे थे, ब्रिक्स समिट होने वाला था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना भारत की स्थिति को ब्रिक्स समिट में कमजोर करने के लिए भी ये कार्रवाई कर रहे हों। तो भारत जो है, भारत को बहुत ही समझबूझ से ब्रिक्स समिट में अपनी जगह को बरकरार रखना पड़ेगा। यानी कि जगह तो रहेगी, लेकिन अपनी जगह को मजबूती से पेश करना होगा कि भाई ये जो इलाका है, इसमें जो आप कर रहे हैं वो गलत है, इसको तुरंत रोकिए। लेकिन अब मैं आपको एक अगला मैप दिखाऊंगा इसमें, ये जी देखिए अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा बढ़ गई है। ये जो काशगर से लेकर के ग्वादर तक का जो मैंने लाल रंग दिखाया है, ये है सीपेक। जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में बन रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो और ये उधर से कनेक्ट हो रहा है सक्सगाम वैली चाइना। से। हम्म। तो ये सक्सगाम वैली उसकी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चाइना ने इस चीज को, कितनी लंबी सोच है देखिए, 63 में इन्होंने, हालांकि उसमें ये रोड थी, काराकोरम हम्म। हाईवे बोलते थे इसको, रोड थी। जनरली अलाइनमेंट काराकोरम हाईवे का ही फॉलो करता है, जनरली, एग्जैक्ट नहीं है, बट जनरली वही अलाइनमेंट फॉलो करता है। लेकिन दूरदृष्टि देखिए कि उस समय इन लोगों ने ऐसी प्लानिंग करी, और हम लोग अभी भी संभल रहे थे, अभी भी हम लोग उबर रहे थे 1962 की लड़ाई से। जब हम लोगों ने तो ये मान रखा था, हिंदी चीनी भाई भाई, इंडिया और चाइना के बीच में कोऑपरेशन है, सारा कुछ, मतलब ऐसा ऐसा माना जाता था कि भाई इंडिया और चाइना एक ही हैं। इंडिया ने अपनी यूएन की परमानेंट सीट भी उनके हवाले कर दी थी। मतलब इतना, इतनी नजदीक की सोच मेरे ख्याल से एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी नहीं थी। हमने अपने आप को बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक बना लिया था। बोलते हैं ना कि एकदम आइडियल पॉलिसी होगी। दुनिया में कहीं कोई आइडियल पॉलिसी नहीं होती है इंटरनेशनल रिलेशन में। इंटरनेशनल रिलेशन में आइडियलिस्टिक थ्योरी जो बोलते हैं, आइडियलिस्टिक थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन की, ये पेपर पे ही डिस्कस होती है। यूएन का हाल देखिए, ये सपोज टू बी आइडियलिस्टिक थ्योरी का हिस्सा था कि सब पीसफुली रहेंगे, वर्ल्ड वॉर टू नहीं होगा। आज देखिए यूएन की क्या हालत है, बिखर गया है, उसका प्राइम फंडर आउट हो गया है। अभी ये अपॉर्चुनिटी भी है कि भारत, चाइना, रशिया वगैरह इसमें फंड करके सारा का सारा इसका कंट्रोल अपने पास ले लें। लेकिन इतना हम लोगों के पास पैसा नहीं कि इस तरह की कार्रवाई हम कर सकें। अमेरिका की जो राजनीति थी, अमेरिका के जीडीपी थी वो 31 ट्रिलियन की थी, वो कर सकता था, और डॉलर वो प्रिंट करता था, तो इसलिए उसको आसान था। हमारे लिए अभी ये क्या बोलते हैं, दिक्कत की बात है कि अब हमको रिएक्ट करना पड़ रहा है। सर जी एक चीज और जो पिछले मैप में थी, जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, ये जो हम आपने दिखाया सियाचिन ग्लेशियर, इसको हाँ लेकर जी भी बड़ी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। ये कहा जाता है कि मतलब कि यूपीए सरकार के वक्त में तो इसको पाकिस्तान को देने की तैयारी हो गई थी। इस तरह की जी हाँ खबरें भी आपको याद जी होगा, जी बहुत सारी जी उस पर बातें हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, इसके ऊपर अभी भी हाल ही में हमारे एक फॉर्मर चीफ, जो उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल जी। जे सिंह, वो मेरे हम्म। ही यूनिट, मेरे पहले कमांडिंग ऑफिसर होते थे जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन होके इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया था। तो मैं उन्हीं की हम्म। यूनिट में था, वो उस समय कर्नल होते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल होते थे उस टाइम पे। और बाद में जब वो चीफ बने तो ये वाला जमीन के टुकड़े के ऊपर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पर कुछ ऐसी ऐसी मूव की बात चली थी। मैं तो सिर्फ उनकी स्टेटमेंट को ही बताऊंगा, जो कि उन्होंने बोला था कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने
इस तरह का फैसला करने करने का इरादा बनाया था कि सियाचिन में दोनों फोर्सेस जो हैं पीछे हट जाएं और इसको एक तरह से समझ लीजिए नो नो और मैंस दो लैंड। नो मैन्स लैंड बना दें और कोई इस इलाके में ना आए। भारत की उस समय जो क्या बोलते हैं उसको, लॉजिक जो थी इसको पीछे हटने की, वो ये थी कि यहाँ पे जान माल मेंटेनेंस उसका बहुत खर्चा होता था, लोगों की जानें भी काफ़ी जाती हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर -50 -40 इस तरह तक इतना इतना नीचे तक गिर जाता है। और पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल था, ये लोग तो काउंटर के लिए आए तो नीचे थे, ये लोग ज़्यादा ऊपर नहीं है, हम लोग एकदम टॉप पर हैं इसके। तो हमारे यहाँ टेम्परेचर और भी ज़्यादा खराब होते हैं, जिसकी वजह से ये बोला गया कि भाई ये तो रेगिस्तान, बर्फीला रेगिस्तान है, यहाँ कुछ होता नहीं, कुछ जाता नहीं, कोई फायदा नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। अब इस नक्शे से अगर आप देखेंगी तो ये अगर हम छोड़ देते तो इसको पक्का पाकिस्तान और चाइना ऑक्यूपाई कर लेते बिल्कुल, और 100%। पूरा का पूरा जो नक्शा है एक बराबर कर देते, अक्साई हुँ, चीन से लेकर करके गिलगिट बाल्टिस्तान तक। हमारा जो ऊपर का जो नीली लाइन दिख रही ना, हुँ, हमारी बाउंड्री नीले लाइन से नीचे आ जाती, काराकोरम पास इनके पास आ जाता है। ये जो पूरा इलाका है जहाँ पे ये नीली लाइन खत्म होती है, अगर उसको आप सीधी राइट लाइन लगाओगे तो हमारी जो पोजीशंस है बीच में सब कट जाती हैं, आउटफ्लैंक हो जाती हैं बिल्कुल। और वो नीचे आ जाते, देप्सांग प्लेन से क्लेम कर लेते, मतलब हमें बहुत दिक्कत होती। अभी कम से कम काराकोरम हाईवे और सियाचिन दोनों मिला, काराकोरम पास और सियाचिन दोनों हमारे कब्जे में, जिसकी वजह से वो उनको घूम के जाना पड़ता है। वो हमारे लिए अच्छी बात है, और घूमे क्या फ़र्क पड़ता है हमको, ठीक है? तो मेरे ख्याल हुँ, से वो बहुत अच्छी डिसीज़न उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ली और हुँ, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जो थे उस टाइम पे, दोनों ने मिल करके, जनरल पटनायक शायद हुआ करते थे उस टाइम पे आर्मी कमांडर, मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो उस समय, मैं उस समय एक कर्नल था, मेरी रैंक उस समय कर्नल हो गई थी, मेरे जो पहले सीओ थे वो चीफ बन गए थे, तो ये इस तरह का कुछ रिलेशनशिप था हमारा। तो उस समय उन्होंने रिकमेंड किया, फिर चीफ ने भी बोला हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, और फिर गवर्नमेंट को मना कर दिया गया कि भाई आर्मी विड्रॉ नहीं करेगी, और अच्छा ही हुआ, नहीं तो एक और प्रॉब्लम हमारे सर पे चली होती, सक्सगाम तो हो ही रहा है, और भी हुँ, कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती, हमारा इनफैक्ट ये पूरा ईस्टर्न लद्दाख, नॉर्थ लद्दाख में फौज को डिप्लॉय करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। सर, अभी लेकिन अब अभी हमारा अभी हमारा फॉरवर्ड मोस्ट डीबीओ जो एयरफील्ड है वो इसी की वजह से टिका हुआ है वहाँ पे, क्योंकि काराकोरम पास जो है हमारे कंट्रोल में। हुँ। सर, अब मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अब जब भा अभी मैम में कुछ और जानकारी आपके पास है या इसको हटा सकती हूँ मैं? इसको हटा दीजिए आप और पूछिए, जो भी पूछना सर, चाहती हैं। अब मैं आपसे ये इसका समझना महत्व चाह के इसकी महत्व के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो तो मैं बता सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक लिंक है ये, हुँ, सीपेक के बीच में अगली स्लाइड में, सीपेक के अच्छा, बीच में जी, ये देखिए सीपेक के बीच में ये लिंक है। तो हुँ, अगर मलक्का ब्लॉक होता है, तो इस रूट से वो अपना व्यापार जारी रख सकता है। ग्वादर पोर्ट दिख रहा है नीचे? ग्वादर हुँ, पोर्ट दिख और कराची पोर्ट दोनों के लिए एक्सेस है इसके पास। और बीच में एक और पोर्ट है ग्वादर और कराची के बीच में, पसनी पोर्ट। हुँ, पसनी पोर्ट पाकिस्तान बोलते हैं अमेरिका को दे रहा है, अब पता नहीं दे दिया है या नहीं दिया है, उतना एग्जैक्ट डिटेल से मुझे नहीं पता है, बट इस तरह से ये था कि भाई इसमें अमेरिका को भी कुछ एक फायदा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी अब पाकिस्तान में घुस गया है तकरीबन तकरीबन। सो हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि अमेरिका और चाइना को आपस में यहाँ पर लड़ाया जाए, ताकि ताकि पाकिस्तान को पता चले कि भाई दोनों तरफ की नाव में रहने से क्या होता है, और चाइना को ये बताया जाए कि भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। अमेरिका जो है इस इलाके में पाकिस्तान को घुस सपोर्ट कर रहा है, तो आपके खिलाफ जाएगा ये सारा कुछ, आपका सीपेक जो है ट्रेड नहीं हो पाएगी आपकी। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो साम दाम दंड भेद है, इन सब चीज़ों को हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये जो इलाका है जेएनके का, पीओजेके का, जो जिसमें कि शक्शगाम, गिलगिट बाल्टिस्तान और जो लोग आज आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, हम पीओके बोलते हैं, तो पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, हुँ, जेएनके, सॉरी शक्शगाम, ये तीनों मिला के हम पीओके बोलते हैं। उन्होंने इसको बिल अलग-अलग कर दिया, शक्शगाम, गिलगिट बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर।
तो चालाकी करी है उन्होंने, लेकिन हम लोग तो बोलते हैं भाई ये पूरा का पूरा, इसलिए मैंने देखो लिखा होगा, नीचे भी हुँ, पीओजेके लिखा है, ऊपर भी पीओजेके लिखा होगा, जी, और सक्सगाम भी पीओजेके का हिस्सा है। बिल्कुल। सर कितना और ये मतलब लास्ट लास्ट जो पॉइंट है, अगर आप देखेंगे, वखान कॉरिडोर आपको ऊपर दिख रहा होगा। जी, दिख रहा है, हाँ, ऊपर हाँ। सबसे ऊपर अफगानिस्तान जहां लिखा हुआ है, जी, वो वो एक, हाँ जी, हाँ, ये हाँ, दिख रहा है ये। हाँ, वो एक पतला सा कॉरिडोर है, हुँ, जिससे कि चाइना अगर रोड बना ले, अभी बना भी चुका है बोलते हैं, काफी एडवांस स्टेज में चला गया है, तो वो अफगानिस्तान डायरेक्ट पहुंच जाएगा, उसको पाकिस्तान जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखेंगे वखान कॉरिडोर से अफगानिस्तान का ऊपर नाम हुँ, दिख रहा है। अगर ये रोड बिल्कुल, बन गई तो एकदम गेम चेंजिंग हो जाएगी चाइना के लिए, ट्रेड के लिए सेंट्रल एशिया से। फिर वो सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान की भी जरूरत नहीं होगी उसको। तो चाइना ने बहुत दूर दूर की की सोची सोची थी है। 1963 में। हमको ये पूरा का पूरा जो गेम है इसको बिगाड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। लेकिन सर अभी जो भारत और चाइना के रिश्ते बड़े अच्छे हो रहे हैं, आप देखिए कि व्यापार के लिए अब तो फ्लाइट्स भी चलने लगी हैं, चर्चा भी हो रही है, पीएम मोदी भी गए थे। तो उसके बीच में इस मुद्दे का आना, शक्सगाम वैली का, और इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आ रही है। भारत ने भी एकदम से साफ कह दिया कि 1963 का जो समझौता था वो हमें स्वीकार नहीं है। तो अब जब ये आमने-सामने आ गए इस मुद्दे पर, तो फिर क्या होगा? फिर ये जो रिश्ते थे वो वापस उसी तरफ चले जाएंगे जहां से उभरते हुए ठीक हुए थे। नहीं, नहीं जाएंगे। उसका दो कारण है कि इस तरह की स्टेटमेंट पहली बार नहीं आई है। इस तरह की स्टेटमेंट पिछले कई सालों से, इनफैक्ट कांग्रेस के जमाने से इस तरह की स्टेटमेंट सक्सगाम के ऊपर आ रही है। सक्सगाम में हमेशा कुछ ना कुछ चाइनीज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो हर बार स्टेटमेंट यही होती है। इनफैक्ट आप अगर अखबारों को पढ़ के देखेंगे तो लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो हम पुराने उसमें चले गए, पुरानी स्ट्रेटेजी में चले गए कि भाई हमने कंडेम कर दिया, हमने बोला ये इलीगल है, उसके बाद क्या। बिल्कुल। और चाइना ने क्या किया, एक स्टेप आगे लिया है। चाइना का हमेशा ये रहता है कि हमेशा जब अगली बार कुछ करता है तो एक कदम आगे लेता है, फिर दो कदम आगे लेता है, फिर एक कदम पीछे कर देता है। तो एक कदम अभी भी उसके पास रहता है, फिर एक कदम और आगे घुस गया। इस बार उसने वही किया है। पहले वो ये नहीं बोलता था कि चाइनीज टेरिटरी, इस बार उसने बोला कि ये चाइनीज टेरिटरी है। अब कुछ दिन के बाद वो पीछे खींच लेगा स्टेटमेंट को। तो ये मुझे लगता है कि ये जो गेम चल रहा है ये टैक्टिकल गेम है, और ये टैक्टिकल गेम चल रहा है ब्रिक्स की मीट जो अभी होने वाली है उसमें। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कैसे वो अंदर घुस जाए। पाकिस्तान अभी तक ब्रिक्स में एंट्री नहीं हुई है उसकी। अब ये चाइना के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो ब्रिक्स में जाना चाहता है। एक बार वो जैसे एससीओ में पाकिस्तान है, उसमें भी उसने ऐसे ही घुसा, इसी तरह से घुसा। और अब ये ब्रिक्स में घुसने की कोई एक रीजन ये हो सकता है कि पाकिस्तान ने ये चाइना से मिल करके इस तरह की कुछ कार्रवाई की है, जिससे कि बाद में चाइना बोल सके मीटिंग के दौरान कि देखिए इस तरह की फ्रिक्शन हो गई, इसलिए अगर ब्रिक्स भी पाकिस्तान भी ब्रिक्स में आ जाता है तो हम ब्रिक्स के अंदर ही इसको सुलझा लेंगे। लेकिन भारत की जो स्थिति है वो ये है कि भाई चाहे ब्रिक्स हो चाहे एससीओ हो, बाइलेटरल मामला हम तुम लोगों से नहीं सुलझवाएंगे। पाकिस्तान का मामला हम ये ब्रिक्स को नहीं देंगे, पाकिस्तान का मामला हम भारत के साथ ही रखेंगे। तो भारत ने अभी अपना स्टैंडर्ड ओपिनियन दिया है, स्टैंडर्ड व्यू दिया है। इसके आगे भारत क्या करेगा वो समय बताएगा। अभी तो न मैं गवर्नमेंट में हूँ ना आप जानती हैं कि भारत अगला कदम क्या करेगा। लेकिन भारत में अच्छे चाणक्य बैठे हुए हैं कुछ लोग, वो शायद जरूर इसके ऊपर गहरी सोच रख रहे हों। मैं इसलिए नहीं कुछ हैजार्ड करना चाहता हूँ कोई गेस, क्योंकि फिर प्रीएम्प्ट हो जाएगा वो जो भी हम एक्शन प्लान कर रहे होंगे, वो फिर वो एक्शन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम छोड़ देते हैं अपने लीडरशिप के ऊपर कि वो कैसे बाकी लोगों से डिफरेंट है। और उसमें आपको शायद एक दूसरा पैरेलल ट्रैक के बारे में आपको शायद ज्ञान होगा। एक पैरेलल ट्रैक चल रही है, उसके बारे में आप शो से पहले मुझसे कुछ पूछ भी रही थी, जो पैरेलल जी ट्रैक चल कैसे? रहा है बातचीतों का। जी बिल्कुल सर, क्योंकि मैं आपसे यही आप अब बात कर। मेरा अगला
से जुड़ा हुआ है कि एक तरफ तो इस तरह की स्टेटमेंट चाइना और भारत के बीच आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक डेलीगेशन आता है बीजेपी मुख्यालय में, बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहा है, बड़ी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि 2008 में जो राहुल देखिए, गांधी ने वहां कांग्रेस पर, तो सवाल उठाएगा, अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन नहीं, सर आपको आवाज नहीं आ रही? नहीं, बीच में आपकी आवाज कट गई थी, बट मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। देखिए, हम्म। कांग्रेस तो सवाल उठाएगा ही। कांग्रेस ये सारी चीजें पर्दे के पीछे करता था, अपनी दुनिया को धोखा, अपने देश को धोखा देता था। जो बीजेपी ने किया है ये सबके सामने, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैकिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, दोनों हम्म। की स्ट्रैटेजी का डिफरेंस बता रहा हूँ। मुद्दा है कि चाइना हमारे लिए एक कॉम्पिटिटिव चैलेंज है इस समय, ये तो बात बड़ी क्लियर है। अब कुछ लोग इसको कुछ तरीके से सॉल्व करते थे, कुछ लोग किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी इसमें जो चेंज जो किया है, जो करंट गवर्नमेंट है, उसने ये किया है कि जो नॉन गवर्नमेंटल ट्रैक है, एक होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, डोवल साहब गए, फॉरेन मिनिस्टर गए, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए, उनके डिफेंस मिनिस्टर आए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर 2 बार गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने कैजान और उसमें ब्रिक्स के समिट में 2 बार मुलाकात करी, उसके बाद जाके एक रिलेशनशिप में थोड़ा बदलाव आया। ये हो गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रैक, इसको बोलते हैं ट्रैक 1। दूसरा होता है ट्रैक 1.5। अब ट्रैक 1.5 में क्या होता है कि कुछ लोग गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ लोग थिंक टैंक्स के होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, या फिर और थिंक टैंक्स हैं, ORF है, चिंतन, कई सारे ऐसे थिंक टैंक्स हैं। ये लोग मिल करके वहां के थिंक टैंक, यानी कि चाइना के थिंक टैंक, चाइना के कुछ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं एक बंद कमरे में, जिसकी बातों को बाहर नहीं ले जाया जाता है। एक तरह से बैक एंड डिप्लोमेसी इसको बोलते हैं। ये होता है ट्रैक 1.5। अब ट्रैक 2 होता है। ट्रैक 2 में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि दोनों साइड के लोग जो कि गवर्नमेंट में नहीं है, आपस में मिल बैठ के एक एक तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारी जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो। अमन की आशा, जैसा आपने कई बार कभी सुना होगा इस तरह का फ्रेज, अमन की आशा, पाकिस्तान और भारत के बीच में, आपको याद होगा, आई थिंक बहुत पहले, करीब 20 साल पहले ये सब, 15-20 साल पहले ये सब चीजें बातचीत होती थी। उनको ट्रैक 2 बोलते हैं। अब ट्रैक 2 में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट उसको फॉलो करे। ट्रैक 1.5 में कुछ चांसेस होते हैं। ट्रैक 1 इज बिल्कुल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उसमें 100% देयर विल बी अ रिजल्ट होगा उसका, या तो एंटी होगा या प्रो होगा, जो भी होगा, देयर विल बी अ पॉलिसी चेंज। ट्रैक 2 ऐसा होता है जो कि पीछे से होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, ये मेरा व्यू है कि ये जो बीजेपी और सीसीपी की मीटिंग हुई है, ये ट्रैक 2 वाली है। यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी इससे कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड बाय देयर अरेंजमेंट्स। थोड़ा फर्क इसमें यह है कि जहां तक सीसीपी का सवाल है, सीसीपी जो है कुछ भी करती है तो गवर्नमेंट को वो हुक्म दे देती है कि बदली करो। लेकिन भारत में बीजेपी का कोई मीटिंग होता है, उनके फॉरेन अफेयर्स के जो इंचार्ज हैं बीजेपी पार्टी के, उन्होंने इस मीटिंग को हेड किया था, एक साउथ इंडियन नेशनल, उनका नाम मेरे दिमाग से उड़ रहा है। वो कुछ अगर नतीजे पे पहुंचते हैं, वो खाली एडवाइस दे सकते हैं, करेंगे वही जो मोदी साहब और उनकी कैबिनेट करेगी, बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर। सीसीपी वाली जो रिकमेंडेशन है, क्योंकि उनकी एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, वो बाइंडिंग हो जाती है। ये थोड़ा सा फर्क है, बट ठीक है, अभी हर जगह तो डेमोक्रेसी हो नहीं सकती। तो यहाँ पर ये ट्रैक 2 काइंड ऑफ अ डिस्कशन जहां तक लगता है मुझे हुआ है। और जो आरएसएस के साथ उन्होंने मीटिंग करी है, आप लोगों को पूरी न्यूज पढ़नी चाहिए। आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी है जिनके साथ ये मुलाकात हुई थी, होसबोले जी ने क्या बोला कि हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है,
हम एक सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो पूरी की पूरी मीटिंग सिर्फ कर्टसी कॉल के बाद खत्म हो गई। ये डिफरेंस है भारत में और चाइना में, और ये डिफरेंस है अप्रोचेस इन द पास्ट और अप्रोच अभी। गवर्नमेंट्स का, पार्टियों का नाम न लेते हुए, दोनों जो एक तरह से सभी का जो एम होता है राष्ट्रीय हित, कोई भी गवर्नमेंट। अब इसमें कुछ लोग करप्ट होते हैं, ये होते हैं, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो गवर्नमेंट का हित होता है हमेशा की राष्ट्र हित होता है। अब इस राष्ट्र हित को कौन ज्यादा अच्छी तरह से चला रहा है, वो मायने ज्यादा रखता है, ना बनिस्बत की आप फालतू की क्रिटिसिज्म में पड़े। तो मेरा ये मानना है कि आई थिंक ये एक अच्छा अप्रोच है, एक ऑल्टरनेट ट्रैक है चाइना और भारत के रिलेशंस को इंप्रूव करने का। कारण कि इस समय अमेरिका जो है भारत के ऊपर हाथ धो के पड़ा हुआ है। हालांकि भारत वहां भी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ हम अपने रिलेशंस ठीक कर सकें, क्योंकि देखिए आपको अपने लीडर का हर स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। जो भी आपका लीडर है, पहले नेहरू थे, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, अभी वाजपेयी जी आए, फिर अभी मोदी जी हैं। इनकी स्टेटमेंट, इनकी लॉन्ग टर्म विजन क्या है? 2047 में भारत एक विकसित भारत होना चाहिए विथ एडिक्वेट मिलिट्री पावर। अमृत काल का इन्होंने जर्नी, अमृत काल का सफर इस पूरे पीरियड 20-22 साल के पीरियड को बताया है। अब वो रहे ना रहे, अगर उनकी उन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट रहती है, वो सब इस दिशा में बाउंड है। इसीलिए पहले क्या होता था कि किसी ने किसी बड़े सीनियर गवर्नमेंट के वो हैं, वो पब्लिक स्पीच दे रहे थे, तो मैं सुन रहा था उस पब्लिक स्पीच में। उन्होंने बोला पहले क्या होता था, हम गोल नहीं सेट करते थे, हम सिर्फ काम करते रहते थे। अब क्या हो रहा है कि ये गवर्नमेंट गोल सेट करती है, भाई इतने पीरियड में हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, इतने पीरियड में हम 25 तीसरी बड़ी इकोनॉमी, 2030 तक हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे, उससे पहले हो जाएंगे, 2028 तक के लोग तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। तो इस तरह की ये गोल सेट कर रहे हैं। पहले कभी सुना आपने इस तरह का गोल सेटिंग? नहीं। तो ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है कि वो अपना गोल सेट करता है, और फिर उसके बाद अगर आप गेम खेल रही हो, आप ओलंपिक्स में हो, आप बोलते हो मेरा एम है कि मैं, मेरा अभी का एम है कि मैं कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल ले आऊं। अब आपने वो गोल्ड मेडल लिया है, तो अब अगला एम होगा कि मैं एशियन में गोल्ड मेडल ले आऊं। अगर आपने एशियन में भी गोल्ड मेडल ले लिया, तो अब अगला एम होगा कि मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाऊं या वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल ले आऊं। तो ये जो आउटकम बेस्ड प्लानिंग थी, ये कहीं ना कहीं मिसिंग होती थी, और लीडर्स इसको अनाउंस नहीं करते। अगर होगा भी तो लीडर्स पब्लिक को नहीं अनाउंस करते थे। अगर आपने ओपनली बोला है कि मेरे को 2047 तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है, तो उसमें से अगर आपका 2-3 ट्रिलियन गायब हो गया किसी युद्ध में, तो क्या आप पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच हम पाएंगे। इसीलिए अभी जो एम चल रहा है कि चाणक्य की जो स्थिति थी कि इस समय संधि, शाम दाम, दंड को रखा हुआ है। चाइना का भी वही एम है। चाइना ने 1979 से लेकर आज तक कोई भी लड़ाई लड़ी है? बस पाकिस्तान बेवकूफ की तरह लड़ाई लड़ते जाता है, नुकसान उसका होता है, कटोरा लेके वो घूम रहा है, इकोनॉमिक हालत उसकी खराब है, इंटरनल सिक्योरिटी उसकी खराब है। अभी ये हो गया कि हवाई जहाज बना रहा है दूसरे देशों के लिए, इसलिए नहीं कि लोगों ने ऑर्डर दिया है, इसलिए कि वो हवाई जहाज सबसे सस्ता है। दूसरा, उन्होंने इतना उधार ले रखा है कि वो बोलते हैं ठीक है, हमने जो उधार दिया है उसके एवज में आप ही हमें हवाई जहाज बना के दे दीजिए। वो शायद अपने नंबर 2 ग्रेड वाले पायलट्स वगैरह को दे देंगे उनको उड़ाने के लिए। मेरा कहने का मतलब है JF-17 जो है वो खाली 25 से 30 मिलियन का होता है। अब सऊदी अरेबिया ने उसको कर दिया है। सऊदी अरेबिया का इतना उधार है, तो उन्होंने बोला हम ठीक है आपसे हथियार ले लेंगे, हवाई जहाज ले लेंगे, लेकिन ये उधार जो आपसे आपने हमसे उधार लिया उसके अगेंस्ट लेंगे। तो पैसा तो फिर भी नहीं मिला इनको, और पब्लिक को क्या होगा, खाने पीने की तकलीफ होगी, इकोनॉमी की हालत खराब होगी। जो ईरान में हो रहा वो यहाँ होना शुरू हो जाएगा। अब बांग्लादेश चला हुआ फुदकता हुआ, वो भी JF-17 खरीद रहा है, खाने पीने को पैसे नहीं, इस तरह की कार्रवाई कर रहे हो। JF-17 क्या, आप मान लीजिए आपने 15 JF-17 ले भी लिए, तो क्या आप उसको लेकर के भारत के खिलाफ कुछ कर सकते हो?
ये एक अकलमंदी की बात होनी चाहिए, और ये अकलमंदी भारत दिखाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सिंदूर क्यों रोक दिया हमने? आपको हुँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जवाब दिया था कि जमीनी सेना पूरी तरह से तैयार थी सिंदूर को आगे तक ले जाने के लिए, लेकिन एक पॉलिटिकल डिसीजन ली गई कि भाई अगर मुझे 2047 तक विकसित भारत बनना है, मेरी इकोनॉमी को 30 से 35 ट्रिलियन तक ले जाना है, तो ताकि हमारी जो यहाँ पब्लिक है उनको एक अच्छी जिंदगी मिले, आज नहीं है तो कल हमारे जो आएंगे, हमारे बाद वाले जो लोग हैं, हम लोग तो अब बुजुर्ग हो गए जी, हैं, उसके बाद जो लोग आएंगे वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। ये होती है एक लंबी सोच का, हुँ, ना कि बिल्कुल, ट्रम्प जो बोलते हैं कि भाई एनवायरनमेंट का कोई लेना देना नहीं है, एनवायरनमेंट से कोई हमें मतलब नहीं है, खाली हम तो तेल बेचेंगे, तेल लोगों का कंट्रोल करेंगे। तो वो ऐसे सब बोलते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल करो, पानी का तेल निकालो। ये सोच बड़ी छोटी सोच है। बिल्कुल, तो मेरा ये मानना है कि भारत एक अच्छी सोच से आगे बढ़ रहा है, और हमारी पब्लिक को, हमारी जनता को उसको सपोर्ट करना चाहिए कि जो भी भारत कर रहा है भारत के हित में कर रहा है, न कि किसी पर्सनल पार्टी के हित में, या ऐसे कुछ या फिर किसी पर्सनल आदमी के हित में। ये यहाँ बिल्कुल पे सही। टोटल राष्ट्र हित की बात हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, देश को भरोसा रखना चाहिए और जो एक प्रोपेगेंडा वाला इकोसिस्टम है, वो तो शोर मचाएगा ही मचाएगा क्योंकि उनको डर ये भी लगता है कि अगर ये मीटिंग हुई तो पता नहीं उनकी पोल पट्टियाँ ना खुल जाएँ, पता ही ना चल जाए कि वो जो 2008 का एमओयू था, उसमें दरअसल था क्या? वो पहेली तो आज भी बनी हुई है, कितने गुपचुप तरीके से वो किया गया था और ये बिल्कुल सरेआम किया गया। अगर कुछ छुपाने को होता बीजेपी के पास, तो ये मीटिंग भी बंद कमरे में हो सकती, किसी को पता ही नहीं चलता सर, ये सब तो किया जा सकता था। लेकिन सर पहले आपने मैंने कहा इस तरह की चीज पहले कर रहे थे लोग, वो भी कर लेते, उसमें क्या था, हाँ, बट उन्होंने बिल्कुल। थोड़ा अलग तरीका निकाला। बिल्कुल और अगर आप सरेआम कर रहे हैं, बता कर कर रहे हैं, तो फिर बुराई क्या है इसमें? आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसमें डिस्कस क्या हुआ, ये भी समझ में आ जाएगा और जो 2008 का एमओयू था, उसमें क्या है, वो तो आज तक कोई नहीं बता पाया, कांग्रेस खुद नहीं बताती है। तो जहाँ पर गलत काम हो रहा है सर, वही छुपते-छुपाते किया जाता है, जो सही हो रहा है, वो सरेआम किया जाता है। सर, आपने समय आपकी निकाल कर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।